चलिए आज बात करते हैं नंबरों की और नंबरों के साथ हमारे रिश्ते की। कुछ लोगों के लिए नंबर्स एकदम दोस्त जैसे होते हैं, पर कुछ के लिए ये किसी मुश्किल पहेली से कम नहीं होते। तो आज इसी दिलचस्प टॉपिक में थोड़ा और अंदर चलते हैं। हम सबने कभी ना कभी मैथ्स में थोड़ी बहुत मुश्किल तो झेली ही है, लेकिन सोचिए क्या हो अगर ये रोज के छोटे मोटे काम सच में बहुत ज्यादा मुश्किल लगने लगे। इस स्लाइड पर जो सवाल है वो कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि उनकी रोज की एक सच्चाई है, एक असली चुनौती। और पता है, इस चुनौती का एक नाम भी है, डिस्कैल्कुलिया। इसे कई बार मैथ्स डिसलेक्सिया भी कह दिया जाता है, पर ये उससे अलग है। ये असल में दिमाग के नंबर्स को प्रोसेस करने के तरीके पर असर डालता है। तो ये सिर्फ मैथ्स में कमजोर होने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। और ये उतना रेयर भी नहीं है जितना हमें लगता है। एक अंदाजे के मुताबिक एलिमेंट्री स्कूल के करीब 5 से 7% बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। मतलब ये डिसलेक्सिया जितना ही कॉमन है। तो चलिए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि डिस्कैल्कुलिया एक दिमागी कंडीशन है जो जिंदगी भर साथ रहती है, और इसका किसी के इंटेलिजेंस या होशियारी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारे मिथकों को तोड़ देती है। जिन लोगों को डिस्कैल्कुलिया होता है उनका आईक्यू अक्सर एवरेज या एवरेज से भी ज्यादा होता है। हो सकता है वो आर्ट, म्यूजिक या प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे एरिया में कमाल के हों। तो पॉइंट ये है कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक चैलेंज है, किसी की काबिलियत में कोई कमी नहीं। डिस्कैल्कुलिया उम्र के हर पड़ाव पर अलग अलग तरह से नजर आता है। मतलब बचपन से लेकर बड़े होने तक इसकी जो संकेत है वो बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पर इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों में भी इसके शुरुआती संकेत पहचाने जा सकते हैं, जैसे नंबर पहचानने में मुश्किल होना, गिनती सीखने में देरी होना, या फिर 4 के निशान को 4 चीजों से कनेक्ट न कर पाना। वो गिनती करते करते अक्सर बीच में ही भूल जाते हैं। और जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो ये लक्षण और भी साफ हो जाते हैं। उन्हें पहाड़ी याद करने में, वर्ड प्रॉब्लम्स को समझने में या ग्राफ और चार्ट को डिकोड करने में बहुत दिक्कत हो सकती है। और अक्सर ये देखा जाता है कि उनके मैथ्स के नंबर बाकी सब्जेक्ट से काफ़ी कम होते हैं। और ये मामला सिर्फ स्कूल तक ही नहीं रहता। टीनेजर्स और बड़ों के लिए डिस्कैल्कुलिया उनकी रोज की जिंदगी पर असर डालता है, जैसे पैसों का हिसाब किताब रखना, खाना बनाते समय सही मात्रा में चीजें डालना, या ये अंदाजा लगाना कि कहीं पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। ये रोज की चुनौतियां सिर्फ परेशानी नहीं करती, बल्कि इनसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होती है। इन सारी चुनौतियों का एक इमोशनल असर भी होता है। जब लगातार संघर्ष करना पड़ता है तो मैथ्स को लेकर एक तरह की चिंता, डर और हताशा पैदा हो जाती है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से बताती है कि ये लड़ाई सिर्फ नंबरों से नहीं है, बल्कि एक कॉन्फिडेंस की भी लड़ाई है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट और उसके काम करने के तरीके में छिपा है। साइंस हमें बताती है कि डिस्कैल्कुलिया दिमाग में एक असली फिजिकल अंतर की वजह से होता है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। DSM-5, जो एक बहुत ज़रूरी डायग्नोस्टिक मैनुअल है, इसे एक फॉर्मल मेडिकल कंडीशन की तरह पहचानता है। इस स्लाइड पर जो क्राइटेरिया दिया है वो बताता है कि डायग्नोसिस के लिए मुश्किलों का लगातार बना रहना ज़रूरी है, भले ही एक्स्ट्रा हेल्प और पढ़ाई की कोशिशें की गई हों। और ब्रेन इमेजिंग स्टडीज इस बात को और भी पक्का करती हैं। रिसर्च से पता चला है कि जिन्हें डिस्कैल्कुलिया होता है उनके दिमाग के कुछ हिस्सों में थोड़ा अंतर होता है। खासकर वो हिस्से जो गिनती करने, मात्रा समझने और नंबरों को विजुअलाइज करने का काम करते हैं, वो थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं। मतलब उनका दिमाग जानकारी को प्रोसेस करने के लिए एक अलग और शायद थोड़ा कम एफिशिएंट रास्ता अपनाता है। चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी खबर यह है कि टेक्नोलॉजी डिस्कैल्कुलिया को मैनेज करने में एक बहुत पावरफुल रोल निभा सकती है। आज कई तरह के असिस्टिव टेक्नोलॉजी टूल्स मौजूद हैं, जैसे सॉफ्टवेयर जिनमें मैथ्स वाले गेम्स होते हैं, वो सीखने को मज़ेदार बना देते हैं। हार्डवेयर में टॉकिंग कैलकुलेटर आते हैं जो नंबरों को बोलकर सुनाते हैं। और अडेप्टिव लर्निंग सिस्टम तो AI का इस्तेमाल करके हर इंसान के लिए एक पर्सनल लर्निंग प्लान तक बना देते हैं। और इन टूल्स का असर वाकई बहुत गहरा होता है। ये सिर्फ मैथ्स को आसानी नहीं बनाते, बल्कि उससे जुड़ी चिंता को कम करके कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं। इससे स्कूल हो या काम, लोगों को ज्यादा आज़ादी मिलती है और उनकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ती है। टेक्नोलॉजी बहुत मददगार है,
इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। और साथ ही हमें भविष्य की तरफ भी देखना होगा कि आगे और क्या नए इनोवेशन आने वाले हैं। तो हमें एक बैलेंस्ड नज़रिया रखना होगा। एक तरफ इन टेक्नोलॉजी की ज़्यादा लागत, इन्हें सीखने में लगने वाला टाइम और इन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाने का खतरा जैसी चुनौतियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनसे मिलने वाली आज़ादी, कम हुई चिंता और बढ़ा हुआ आत्मविश्वास जैसी बड़ी संभावनाएं हैं। भविष्य तो वाकई बहुत एक्साइटिंग लगता है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज हमारे पास एआई से चलने वाली लर्निंग सिस्टम्स हैं। बहुत जल्द वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी मैथ्स के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को हमारे सामने लाकर रख देगी, जिन्हें हम छूकर महसूस कर पाएंगे। और शायद आगे चलकर स्मार्ट ग्लास जैसे पहनने वाले डिवाइस हमें रियल टाइम में मैथ्स से जुड़े कामों में मदद कर सकेंगे। और ये सब हमें इस पूरी चर्चा के आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मैथ्स के कामों को करने के नए नए और आसान तरीके हमें दे रही है, क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में मैथ स्किल्स का मतलब ही बदल जाएगा? सोचने वाली बात है ना?